हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार होम गार्ड एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, हिंदी, इंग्लिश और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1, 2 और 3 को कवर किया हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई बिहार होम गार्ड से संबंधित वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिएगा, आज के सेट का पहला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के प्रतीक स्तूप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पता है तो आप लोग कमेंट में आंसर बता सकते हैं। तो देखिए, बौद्ध धर्म में ये स्तूप जो था यह संबंधित था गौतम बुद्ध की मृत्यु से। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिएगा, कुछ और भी प्रतीक चिन्ह हैं, जैसे कि कमल एवं सांड जो है फ्रेंड्स, कमल एवं सांड ये जन्म का प्रतीक था। घोड़ा जो था गृह त्याग का प्रतीक था। पीपल जो था वो गौतम बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक था। पद चिन्ह जो था वो निर्वाण का प्रतीक था। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी कि एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है इनको। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में मार्ग निर्माण अधिकारी क्या कहलाता था। फ्रेंड्स, पिछले बार जब भी एग्जाम हुआ था तो उसमें देखा गया था कि ये जो मौर्य काल है इससे काफ़ी सारे प्रश्न पूछे गए थे। तो मेगास्थनीज कौन था, सबसे पहले जान लीजिए। मेगास्थनीज जो था यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, और इसकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है वो इंडिका है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसी इंडिका के अनुसार मौर्य काल में मार्ग निर्माण अधिकारी जो था उसको एग्रोनोमोई कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एनेलिडा समुदाय के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, एनेलिडा संघ के अंतर्गत जो है केचुआ, जोंक और नेरिस आता है। ठीक है, केचुआ, जोंक और नेरिस आता है एनेलिडा संघ के अंतर्गत। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी, जोंक। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, और इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1, 2 और 3 को कवर किया हुआ है। तो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी की स्थापना कब की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स देखिए, एनएसजी की स्थापना जो है 1984 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। और फ्रेंड्स, यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट में गृह मंत्री कौन है भारत के, तो श्री अमित शाह हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। भारत के आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो भारत के आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार के समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये कौन थे फ्रेंड्स, ये थे विंस्टन चर्चिल। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। और गोलमेज सम्मेलन के समय कौन प्रधानमंत्री था, तो रैमजे मैकडोनाल्ड था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। तो एक क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस कवर करवा दूंगा, वीडियो को बस आप पूरा देखते जाइए। मोहम्मद शाह को पराजित कर मालवा पर विजय के उपरांत विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो विजय स्तंभ का निर्माण जो है ये करवाया था राणा कुंभा ने। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो देखिए, बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। पूछा जाता है कि बिहार में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं, यानी कि नेशनल पार्क हैं। तो केवल एक है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, और यह जो है बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में है, यानी कि वेस्ट चंपारण में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वेस्ट चंपारण। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 3 फरवरी 1916 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान में पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, यानी कि मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो ध्यान रखिएगा, संजय करोल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है।
उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 कि विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च के दिन मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भी मैं बताता हूँ, देखिए 22 अप्रैल के दिन जो है, 22 अप्रैल के दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 22 अप्रैल के दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मई के दिन जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो क्रम से याद रखिएगा, 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस यानी कि बायोडाइवर्सिटी डे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स कि बिहार विधानसभा, माफ कीजिएगा, विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए, अगर पूछा जाए कि लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। वहीं अगर राज्यों में विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो ये उस राज्य के राज्यपाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा 2020 में बिहार में 17वीं विधानसभा का चुनाव हुआ था। तो चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर कौन बने थे बिहार विधानसभा के, तो श्री जीतन राम मांझी बने थे। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन कि पाचन तंत्र के द्वारा किस अम्ल का उत्पादन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट जो हैं उन्हीं को शामिल किया है। तो देखिए, पाचन तंत्र के द्वारा जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है उत्पादन होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ध्यान रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है, जिसमें से लार की जो टाइलिन होती है, लार में क्या पाई जाती है, टाइलिन पाई जाती है, उसकी जो है जो क्रिया है वो समाप्त हो जाती है। किसके कारण, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में पढ़िएगा 1909 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। फ्रेंड्स ये जो है गलत है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ था, तो ये 1919 में हुआ था। ठीक है, 1909 में जो हुआ था वो हुआ था मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार हुआ था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। बाकी जो है सही है सभी। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर ए, यही जो है सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद पूछा गया है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो प्रश्न को जरा ध्यान से पढ़िए, निर्वाचित सदस्य पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, मैं सारी पॉइंट्स बताता हूं। देखिए, मूल संविधान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 500 थी। कहाँ, मूल संविधान में। अगर बात करें तो अभी यानी कि वर्तमान में इसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 552 हो सकती है। जिसमें से यही अधिकतम संख्या है 552, जिसमें से 530 जो है राज्यों से और 20 सदस्य जो हैं केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित हो सकते हैं। तो देखिए, निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 550 हो गई, और बच गए 2 सदस्य 552 में से। तो ये 2 जो हैं आंग्ल भारतीय समुदाय से राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष क्या कहलाता था। तो फ्रेंड्स, कल भी मैंने इस तरह का प्रश्न करवाया था। तो देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार, देखिए कौटिल्य कौन थे, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और इन्हीं को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है अर्थशास्त्र है। और इसी अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उद्योग एवं कारखानों का जो अध्यक्ष होता था उसको कर्मांतिक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। देखिए, सीमावर्ती दुर्गों का जो रक्षक होता था, सीमावर्ती दुर्गों का जो रक्षक, उसको अंतपाल कहा जाता था। उसी प्रकार नगर रक्षा का जो रक्षा अध्यक्ष होता था उसको नायक कहा जाता था। और सड़क निर्माण जो अधिकारी होता था मौर्य काल में ये क्या कहलाता था, एग्रोनोमी कहलाता था। अगला क्वेश्चन देखिए कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए, यूरिया का फॉर्मूला होता है CH4N2O। ठीक है, और इसमें देखिए क्या क्या पाया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया था। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये 4 एलिमेंट पाए जाते हैं इसमें। और फ्रेंड्स, यूरिया में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो 46% होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और जहां कहीं भी आप सोशल मीडिया पर हैं, फेसबुक पर, व्हाट्सएप किसी ग्रुप में, वहां आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिएगा, ह्यूमरस शरीर के किस भाग की हड्डी है। देखिए, ये ह्यूमरस जो है यह ऊपरी बाहु यानी कि ऊपरी हाथ जो है उसी की हड्डी है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा
करेक्ट आंसर हो जाएगा हाथ की हड्डी है। हमारे शरीर में ह्यूमरस हड्डी की संख्या कितनी है? तो देखिए 2 हाथ हैं, बायां हाथ और दायां हाथ, तो दोनों हाथों में एक एक हड्डी है ह्यूमरस हड्डी, तो यानी कि 2 ह्यूमरस हड्डी हमारे शरीर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि इटली का एकीकरण कब और किसने किया था? फ्रेंड्स देखा जा रहा है इधर लगातार जितने भी बिहार में एग्जाम्स हुए हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो इसीलिए मैंने शामिल किया है। तो देखिए इटली का एकीकरण जो है ये कब हुआ था? तो 1871 में काउंट कावूर ने किया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1871 ईस्वी में काउंट कावूर ने इटली का एकीकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन में कुओमितांग पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो देखिए चीन में 1912 में सन्यात सेन के द्वारा कुओमितांग पार्टी की स्थापना की गई थी। और ये जो डॉक्टर सन्यात सेन हैं इनको चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। किनको कहा जाता है? तो डॉक्टर सन्यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है, ठीक है, चीन का राष्ट्रपिता। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 है कि राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और इसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स राज्य वित्त आयोग का जो कल ही भी मैंने बताया था कि इसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। देखिए राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और इसके सदस्यों की नियुक्ति जो है उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर बात करें केंद्र वित्त आयोग का जो है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए ध्यान से सुनिए। 17 अक्टूबर 1940 को 17 अक्टूबर 1940 को पवनार से, कहां से? पवनार से व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसी आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है, ठीक है, इसी आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? और यह जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था इसके प्रथम सत्याग्रही जो थे वो विनोबा भावे थे। पूछा जाता है कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरे सत्याग्रही भी आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी तक तो पूछा नहीं गया है, पूछा जा सकता है। तो तीसरे सत्याग्रही जो थे ये थे, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ब्रह्मदत्त, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहले कौन हो गए? विनोबा भावे, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही जो थे ये ब्रह्मदत्त थे। उसके बाद देखिए चौथ और सरदेशमुखी नामक कर किस मराठा शासक द्वारा लगाया गया था? तो ये जो कर था चौथ और सरदेशमुखी यह शिवाजी महाराज के द्वारा लगाया गया था, ठीक है। शिवाजी महाराज का जो मंत्री परिषद था उसको अष्टप्रधान कहा जाता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो फ्रेंड्स तीसरा बौद्ध संगति जो हुआ था यह कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में आयोजित हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कश्मीर में। टोटल 4 बौद्ध संगतियां हुई थी, ठीक है। माफ कीजिएगा, तीसरा पूछा जा रहा है। चौथा जो हुआ था ये कनिष्क के समय में हुआ था, ठीक है, चौथा कनिष्क के समय में हुआ था। तीसरा जो हुआ था ये अशोक के समय में हुआ था। पहला जो हुआ था अजातशत्रु के समय में हुआ था, दूसरा जो है कालाशोक के समय में हुआ था, तीसरा अशोक के समय में और चौथा कनिष्क के समय में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोणार्क का जो मुख्य मंदिर है यानी कि मेन टेम्पल जो है किस देवता को समर्पित है? तो देखिए ये कोणार्क का जो मंदिर है यह भारत के उड़ीसा राज्य में है और यह जो है भगवान सूर्य को समर्पित है। क्लियर है? लिंगराज मंदिर भी उड़ीसा में ही है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन साधु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी? तो कल मैंने आपको बताया था कि अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा लिया था? तो अशोक ने लिया था उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से, ठीक है। और प्रश्न में आज पूछा जा रहा है कि किस जैन साधु से जैन धर्म की दीक्षा चंद्रगुप्त मौर्य ने ली थी? तो ये लिया था भद्रबाहु से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड्स कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि कोशिका में केंद्रक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है फ्रेंड्स। और कोशिका में केंद्रक के अलावा जो है माइटोकॉन्ड्रिया, ध्यान से सुन लीजिए, केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में, यहाँ मैं लिख देता हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में जो है डीएनए पाया जाता है। तो देखिए हरित लवक तो ऑप्शन में नहीं है लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और हरित लवक में, ध्यान रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका की जो है पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मयूर सिंहासन यानी कि तख्ते ताउस जिसको कहा जाता था, उस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो फ्रेंड्स देखिए, मयूर सिंहासन का निर्माण जो है शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। तो अगर पहला पूछा जाए कि पहला शासक कौन था, तो स्वयं शाहजहां बैठा था इस पे। और अंतिम शासक जो था यह मोहम्मद शाह था। नादिर शाह जो कि ईरान का था, उसने भारत पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह से कोहिनूर हीरा जो था वो और तख्ते ताउस लेकर के वापस ईरान चला गया। तो आखिरी शासक मोहम्मद शाह रंगीला था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो फ्रेंड्स मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में अगर पूछा जाए तो 12 अनुसूचियां हैं, ध्यान रखिएगा। 8वीं अनुसूची जो है फ्रेंड्स, संविधान की 8वीं अनुसूची, उसमें जो है 22 भाषाओं का उल्लेख है। ये प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद 28 नंबर देखिए कि सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार के किस जिले में है? तो देखिए ये बिहार का सबसे ऊंचा स्थान है सोमेश्वर की पहाड़ी, और यह जो है बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में है। तो ध्यान रखिएगा, पश्चिमी चंपारण जिले में क्या क्या है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य भी है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य भी पश्चिमी चंपारण में ही है। उसके बाद सोमेश्वर की पहाड़ी, ये भी पश्चिमी चंपारण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स हाल ही में 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था 2020 में, तो हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन शामिल किया है। तो देखिए बिहार में विधानसभा सदस्यों की सीटों की संख्या जो है वो 243 है। विधान परिषद की बात करें तो ये 75 है। दोनों को ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि अंतःस्रावी ग्रंथि से किसका स्राव होता है? तो देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि, ये 2 ग्रंथियां हैं। तो देखिए बहिस्रावी ग्रंथि जो होती है यह नलिका युक्त होती है। पूछा जाता है कि कौन सी ग्रंथि नलिका युक्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नलिका युक्त यानी कि डक्ट ग्लैंड होती है। डक्ट ग्लैंड्स कौन सी ग्रंथि होती है? तो ये होती है बहिस्रावी ग्रंथि। इसमें नलिका युक्त होती है, नली पाई जाती है, और इससे जो है बहिस्रावी ग्रंथि से एंजाइम का स्राव होता है। बहिस्रावी ग्रंथि से एंजाइम का स्राव होता है। और अंतःस्रावी ग्रंथि जो है यह नलिका विहीन होती है, इसमें नलिका नहीं पाई जाती है, और इससे जो है हार्मोन का स्रवण होता है। अब कुछ एग्जाम्पल जान लीजिए। देखिए बहिस्रावी ग्रंथि के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो मैं बता देता हूँ आपको। दुग्ध ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथि, लार ग्रंथि। उसके बाद अगर हम बात करें अंतःस्रावी ग्रंथि के एग्जाम्पल, तो ये कौन कौन से ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि हो जाएगा, अबटू ग्रंथि हो जाएगा, परा अबटू ग्रंथि हो जाएगा, अधिवृक्क ग्रंथि हो जाएगा। आगे बढ़ें, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो फ्रेंड्स देखिए अनुपम झील जो है यह कैमूर में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अनुपम झील कहाँ है? कैमूर में है। 32 नंबर देखिए कि खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कहाँ की गई थी इसकी स्थापना? तो कनाडा के क्यूबेक शहर में की गई थी। पूछा जा सकता है, कनाडा के क्यूबेक शहर में 16 अक्टूबर 1945 को अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है यानी कि मुख्यालय जो है वो इटली के रोम शहर में है। रोम जो है इटली की राजधानी है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? फ्रेंड्स आप लोग जरा डेट सहित कमेंट कीजिए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था। डेट और सन दोनों, सन तो यहाँ पे लिखा हुआ है, डेट आप लोग लिख करके बता दीजिए। तो देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। और प्रथम विश्व युद्ध के समय भी पूछा जा सकता है कि कौन वायसराय था, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय भी लॉर्ड चैम्सफोर्ड ही वायसराय था। चलिए आगे बढ़िएगा। 34 नंबर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा कि अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है अपना बिहार है, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। इनमें से कौन सा रोग जीवाणु जनित रोग नहीं है, यानी कि जीवाणु से, बैक्टीरिया से होने वाला रोग नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स पीलिया जो है, पीलिया या हेपेटाइटिस, ये जो है वायरस से होने वाला रोग है। किससे होता है? विषाणु से होने वाला रोग है, और इसमें जो है लीवर जो है प्रभावित होता है, यानी कि इस बीमारी में यकृत जो है वो प्रभावित होता है। लीवर जो होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? तो गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव 5 अक्टूबर 2009 को किया गया था। ध्यान रखिएगा 5 अक्टूबर 2009 को। अगर पूछा जाए कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था,
तो 4 नवंबर 2008 को जो है गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी हड्डी जो है इसमें से कान की हड्डी नहीं है? तो कान में देखिए 3 हड्डियां पाई जाती हैं, एक कान में 3 और दूसरे कान में 3, तो टोटल कितनी हड्डी हो गई? 6 हड्डियां हो गई। ये कौन कौन सी हड्डियां हैं? तो मैलियस है, इनकस है और स्टेपस है। पटेला जो है यह कान की हड्डी नहीं है, पटेला जो है यह घुटना की हड्डी है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, ये जो स्टेपस है जो कान की हड्डी है, यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। सबसे बड़ी हड्डी, सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर हड्डी है और ये जांघ में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किसके आदेश पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति के आदेश पर, और भारत के राष्ट्रपति ही उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि एक आदर्श तरल की सांद्रता कितनी होती है? देखिए फ्रेंड्स, सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ापन। सीधी सी बात करें तो इसका मतलब होता है तो गाढ़ापन। ठीक है, और यह जो गुण होता है सांद्रता का, यह द्रव और गैस में पाया जाता है, ठोस में यह गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, और एक आदर्श तरल की जो सांद्रता होती है वो 0 होती है, और लगभग जो शुद्ध जल है उसकी सांद्रता लगभग जो है 0 हो सकती है, ये लेकिन प्रमाणित नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्न में से किस राज्य में सफ़ेद मरुस्थल है? तो फ्रेंड्स, ये जो सफ़ेद मरुस्थल है यह गुजरात में है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। गुजरात का जो कच्छ का रण है वो सफ़ेद मरुस्थल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर की कोशिकाओं के द्वारा नहीं होता है। इसकी पूर्ति विटामिन युक्त खाद्य पदार्थों से होती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि एंटीबॉडीज़ का निर्माण किससे होता है? तो फ्रेंड्स देखिए, एंटीबॉडीज़ काफ़ी चर्चा में रहा था कोरोना के कारण, तो एंटीबॉडीज़ का निर्माण जो होता है वो प्लाज्मा से होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस महाजनपद का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो यह महाजनपद कौन था? मगध था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल 16 महाजनपद थे, और इन 16 महाजनपद की राजधानी जो है, जानकारी जो है बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय ग्रंथ से मिलती है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि चिनूक किस देश में चलने वाली गर्म स्थानीय पवन है? तो चिनूक जो है फ्रेंड्स, यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में चलने वाली एक स्थानीय गर्म हवा है। तो देखिए, कनाडा तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका है, तो याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों होगा। अगर ऑप्शन में दोनों रहे तो आप लोग दोनों पे टिक लगाइएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य की राजकीय भाषा क्या है? तो बिहार राज्य की राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू है। 46 नंबर देखिए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को पुनः चुने जाने से संबंधित है? तो देखिए, आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 54 जो है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। आर्टिकल 56 में महाभियोग है, और आर्टिकल 57 जो है यह राष्ट्रपति को पुनः चुने जाने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर कि भारत में अंटार्कटिका में अपना पहला शोध केंद्र यानी कि रिसर्च स्टेशन किस नाम से स्थापित किया था? तो भारत ने 1983 में दक्षिणी गंगोत्री के नाम से 1983 में दक्षिणी गंगोत्री के नाम से जो है अपना पहला शोध केंद्र स्थापित किया था। उसके बाद 1989 में दूसरा किया था, उसका नाम था मैत्री, और तीसरा जो है उसका नाम भारती है। ठीक है, तो तीनों ध्यान रखिएगा, पहला गंगोत्री दक्षिणी गंगोत्री, दूसरा मैत्री और तीसरा भारती। 48 नंबर देखिए कि दहसाला नामक एक नवीन कर व्यवस्था यानी कि टैक्स जो है रिफॉर्म किस मुगल शासक के द्वारा शुरू किया गया था? तो यह जो दहसाला जो था फ्रेंड्स, यह अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल के द्वारा जो है शुरू किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा अकबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत की संघीय व्यवस्था में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है यह भाग 20 में, ध्यान रखिएगा, संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में इसको रखा गया है। कौन से भाग में? 20 में अनुच्छेद पूछा जाए तो 368 में, और इसको दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो फ्रेंड्स, पहला अधिवेशन 1885 में बंबई में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? WC बनर्जी ने किया था। दूसरा अधिवेशन जो है ये 1886 में हुआ था, कोलकाता में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किया था दादा भाई नौरोजी ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीपा मलिक का संबंध किस खेल से है। फ्रेंड्स ये करंट अफेयर से भी संबंधित प्रश्न हो सकते हैं। तो देखिए दीपा मलिक जो है या इनका संबंध जो है किससे है, कुश्ती से है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए कि दीपक कर्माकर, तो दीपक कर्माकर का जो संबंध है फ्रेंड्स, उनका संबंध जो है ये आप लोग बता दीजिए कि इनका संबंध है, मैं ही बता देता हूँ। चलिए जिम्नास्टिक्स से है। ठीक है, जिम्नास्टिक्स से इनका संबंध है दीपक कर्माकर का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि कोरोना का पहला मामला किस देश में आया था। तो कोविड-19 का जो पहला केस आया था फ्रेंड्स, यह चीन के वुहान शहर में आया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए वर्ष 2020 में बिहार दिवस किस तिथि को मनाया गया। तो प्रतिवर्ष बिहार दिवस जो है 22 मार्च के दिन मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। फ्रेंड्स हिंदी का क्वेश्चन है। जयशंकर प्रसाद का जो महाकाव्य है उसका नाम कामायनी है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो फ्रेंड्स सर्वनाम के टोटल 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं सुन लीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए 56 नंबर की स्वजाति का विलोम शब्द क्या है इसमें से। तो स्वजाति का विलोम शब्द जो है वो विजाति है। 57 नंबर देखिए कि सरकार में कौन सा लिंग है। तो सरकार जो है स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है ही कुड एक्सेल इन हिज बोर्ड एग्जाम ओनली आफ्टर लर्निंग वेरी हार्ड। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लर्निंग वेरी हार्ड। 59 नंबर देखिए कि विच वन वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड, यानी कि इसमें से कौन सा शब्द जो है वर्ड जो है वो गलत लिखा गया है, ये आपको बताना है। तो देखिए सेंचुरी जो है ये बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है, फाइनेंस भी करेक्ट लिखा गया है, रिमेंबर भी करेक्ट लिखा गया है, स्पॉन्सर जो है ये इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी। स्पॉन्सर सही कैसे लिखाएगा, तो स्पॉन्सर SOR होगा, यहाँ ई की जगह ना यहाँ O होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद 60 नंबर देखिए कि सेलेक्ट द अपोजिट मीनिंग इन द गिवन वर्ड, इसका उल्टा शब्द बताना है। देखिए कोलोसल का मतलब होता है बहुत बड़ा। ठीक है, क्या होता है, अति विशाल, बहुत बड़ा। और इसका अगर विपरीत शब्द खोले तो बहुत विशाल का क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो टाइनी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है। फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में देकर बताइए। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप सभी को पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि रेगुलर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।